नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ये परीक्षा धाम की बुक है, एमपी परीक्षा धाम पब्लिकेशन की। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसका हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन सरलता की दृष्टि से 3 भागों में बांट गया है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। जो मध्य उच्च प्रदेश है इसमें 5 भाग रखे गए हैं। मध्य भारत का पठार इसमें आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी, ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत रखे गए हैं। और एक सतपुड़ा मेकल श्रेणी वाला भाग है, ये वाला रेंज है पूरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी का। उसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। और एक ये पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन वैसे टोटल 7 भागों के अंतर्गत आता है, तो 5 तो ये हो गए और 2 ये हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भाग आते हैं: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। तो आइए हम इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का मैप प्रदर्शित हो रहा है। इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये है मध्य भारत का पठार, ऊपर का जो श्योपुर वाला क्षेत्र है हमारा, श्योपुर, भिंड, मुरैना और कुछ भाग इधर नीमच का। तो ये मध्य भारत का पठार जो है वो 10.68% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के 10.68% भाग पर है मध्य भारत का पठार। तो इसकी हम अक्षांश व देशांतर स्थिति देखेंगे कि किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, किस देशांतर से किस देशांतर तक फैला हुआ है। इसके बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा होती है, इस क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ के वन कैसे हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। ऐसे हम एक एक कर सबकी पूरे क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत के पठार के बारे में जानकारी। ठीक है, चलिए मध्य भारत का पठार। इसकी स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हम मिनट वाला सेक्शन नहीं भी ध्यान रहे एक बार मोटा मोटा, तो इतना तो रहना चाहिए कि 24 डिग्री से 26 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसका मतलब ये है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 50 मिनट यहाँ से 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। तो अगर ये मिनट वाला याद भी नहीं रहे तो एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि 74 डिग्री से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो 24 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, याद रखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, ये मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.68% भाग पर है। 10 दशमलव कितने प्रतिशत भाग पर है? 10.68% भाग पर। ये एक वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 10.68% भाग पर यह विस्तृत है। अब निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती है। सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी है। चलो आगे आएगा उसके बारे में जानकारी।
तो ये इसका निर्माण का ध्यान रखना है। इस पठार का निर्माण हुआ है बिंद सेल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से। तो इससे संबंधित प्रमुख जिले नीमच, ये यहाँ पर नीमच वाला क्षेत्र लगता है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ ग्वालियर, शिवपुरी, ये वाले क्षेत्र मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ पर 3-4 चीज़ याद की है। एक तो सबसे प्रमुख है मध्य भारत का पठार 10.68% भाग पर फैला हुआ है। इसका निर्माण बिंद सेल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। और इससे संबंधित प्रमुख जिले नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर हैं। यहाँ की जलवायु, अब बात आती है जलवायु की। यहाँ की जलवायु विषम जलवायु है। विषम जलवायु मतलब कैसी कि विषम जलवायु का मतलब है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म पड़ती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। पूरे मध्य प्रदेश में विषम जलवायु सिर्फ मध्य भारत के पठार को कहा गया है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा, विषम जलवायु है मध्य भारत के पठार की। इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे अल्प वर्षा वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा कम होती है तो उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि शुष्क और कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र भी हैं, तो उनमें भी, वहाँ भी वर्षा कम होती है तो वहाँ भी ऐसे ही वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से खेर, बबूल, पलाश, ये वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी, जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ इसका निर्माण हमने पढ़ा था नदियों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है इस पठार का, तो जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाएगी नदियों के निक्षेप में। ठीक है, जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। प्रमुख फसलें देखें तो सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ, ये भी हमको याद करना है। इसका भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मध्य भारत के पठार में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। तो सरसों है, ज्वार, तिल, गेहूँ, सबसे प्रमुख फसल यहाँ की सरसों है। तो इसको ध्यान रखना, मध्य भारत के पठार में सरसों है सबसे प्रमुख फसल। ठीक है, नदियाँ, प्रमुख नदियाँ यहाँ से चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप, ये नदियाँ यहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है। चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और सीप, ये नदियाँ यहाँ से जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके विशेष में पढ़ते हैं कि इसका अन्य नाम सरसों की हांडी भी है, क्योंकि यहाँ पर मध्य भारत के पठार में सरसों की फसल अधिक होती है, तो इसलिए इसे सरसों की हांडी या सरसों का पठार भी कहा जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है मध्य भारत की, तो वो है सरसों। इसे चंबल उपार्द्र प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है, तो ये इस वाला क्षेत्र है, चंबल वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे चंबल उपार्द्र प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। बीहड़, बीहड़ का मतलब ये है कि जब ये नदियाँ यहाँ से निकल रही है, चंबल नदी और भी नदियाँ निकलती है, सिंध, काली सिंध, तो इन्होंने कई वर्षों में यहाँ पर बड़े बड़े खाइयों जैसे गड्ढे बनाए हैं। तो उन गड्ढों को, उन बड़े बड़े खाइयों को, गड्ढों को, उन्हें बीहड़ कहा जाता है। तो ये वाली जो जगह है, इससे चंबल नदी के आसपास वाली जगह, ये पूरी बीहड़ प्रभावित है, इसलिए इसे बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है और ऑप्शन में मध्य भारत का पठार हो, तो बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत का पठार, यह ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये इस बुक में नया ऐड किया गया है, इससे पहले वाले संस्करण में ये नहीं था।
तो मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। टोंगरा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। किस जिले में स्थित है? श्योपुर जिले में स्थित है टोंगरा। ये पहली बार ऐड हुआ है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। पश्चिम में सीमांत भ्रंश द्वारा अरावली श्रेणी से अलग होती है, ठीक है। ये भी अरावली श्रेणी जो यहाँ से जा रही है उससे सीमांत भ्रंश द्वारा अरावली श्रेणी से अलग होती है, ठीक। अब ये यहाँ तक हुआ मध्य प्रदेश के एक भाग की जानकारी प्राप्त हुई हमें मध्य भारत का पठार। अब इसका हम एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का एक भाग है मध्य भारत का पठार। और मध्य भारत का पठार हमने स्थिति देखी थी, तो अक्षांश स्थिति थी इसकी 24 डिग्री से 26 डिग्री, ये मैंने बताया था अक्षांश स्थिति। और देशांतरी स्थिति थी, ये थी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी स्थिति थी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ये एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा हमें, तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें मध्य भारत का पठार कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो ये मध्य भारत पठार का क्षेत्रफल जो है वो है 10.68%। कितना है? 10.68%। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो हुआ है भिंद सेल समूहों के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से। एक तो हमें भिंद सेल समूह याद रखना है, भिंद सेल समूह के अपरदन, और एक हुआ है नदियों के निक्षेपों से, नदियों के निक्षेपों से, ठीक है। भिन्न सेल समूह के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से ये स्थिति देखी हमने कि मध्य प्रदेश में 24 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मध्य भारत का पठार है और 74 डिग्री से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर में मध्य भारत का पठार है। इसकी जो क्षेत्रफल है 10.68% भाग पर फैला हुआ है। और ये इसका निर्माण जो है वो भिन्न सेल समूहों के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। अब नदियों के निक्षेपों से हुआ, इसलिए यहाँ की मिट्टी कैसी हुई? जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है यहाँ पर, जलोढ़। यहीं पे हम इस वाले क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा अल्प वर्षा होती है। अल्प वर्षा कैसी होती है? बहुत कम, 50 से 75 सेंटीमीटर अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। अब अल्प वर्षा वाला क्षेत्र इसलिए यहाँ पर वन भी कैसे होंगे? शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर खेर, बबूल आदि वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना है। एक और हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु है विषम जलवायु। कैसी जलवायु है? विषम। विषम कैसे है कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु पाई जाती है, इस बात की बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि खेती के बारे में पढ़ा था कि इस भाग में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो प्रमुख थी सरसों। मध्य भारत के पठार में सरसों, ज्वार, गेहूं और एक थी तिल। तो सबसे प्रमुख क्या थी? सरसों। सरसों की हांडी भी कहा जाता है इसे मध्य भारत के पठार को, और सरसों का पठार भी कहा जाता है। हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे सरसों को लेके कि जो मध्य भारत का पठार है इस वाले क्षेत्र में सरसों मुख्यतः बोई जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो मध्य भारत के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में भी हमने एक बार देखा था कि काली सिंध, काली सिंध, चंबल सिंध निकलती है, काली सिंध निकलती है, चंबल नदी निकलती है, ठीक है। तो इनके बारे में एक सीप नदी निकलती है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना है। और तो हमने वैसे सभी मेन पॉइंट देख लिए हैं। एक इसे चंबल उपार्द्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल उपार्द्र प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि चंबल नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है।
तो हमने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। आशा है कि आपको भी याद हुआ होगा। हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि मध्य भारत का पठार हम पढ़ चुके हैं। मध्य भारत का पठार हम पढ़ चुके हैं। इसके अगले भाग में हम यहीं का जो ये वाला क्षेत्र होता है उसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि ये मध्य भारत के पठार के पूर्व में स्थित है और ये इसका क्षेत्रफल 7.7% है। 7.7, जैसे इसका मध्य भारत का पठार का 10.68% था, ऐसे बुंदेलखंड का पठार का 7.7% है। और यहाँ पर जो है गेहूँ, ज्वार और तिल होता है प्रमुख फसल। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तृत जानकारी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।